Assalamu alaikum, this is Shevla Shari and welcome back in the PHP tutorial। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकायदगी के साथ अपने PHP को स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूँ कि हमारा जो HTML है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। उसको हम आगे चल के उसमें काफ़ी टॉपिक्स स्टिल जो है वो पेंडिंग में है, वो हम कवर करेंगे टाइम टू टाइम। सो जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ आप उसको उसी तरीके से करते जाएं, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर होती जाएंगी। उसकी उसकी आपने जो है वो टेंशन नहीं है लेनी। सो इमरान खान कहता है ना कि घबराना नहीं है, एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं भी ये चीज़ रिपीट करूंगा यहाँ पे। बस आप फॉलो करते जाएं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीएचपी को। सो सबसे पहले कि भाई पीएचपी स्टैंड्स फॉर व्हाट। पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और इसका जो दूसरा नाम है इसको हम कहते हैं पर्सनल होम पेज। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी लाइन है कि पीएचपी इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है सर्वर साइड। तो सर्वर साइड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना हुआ चलूँ कि भाई हमारे पास बेसिकली दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है क्लाइंट साइड, दूसरी होती है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस जो हमारे पास है उसमें से सबसे जो पॉपुलर है वो है जावास्क्रिप्ट। एंड सर्वर साइड पे हमारे पास जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं वो है पीएचपी, पर्ल, एएसपी डॉट नेट, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी। अब सर्वर साइड से यहाँ पे क्या मतलब है, तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे इस पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक क्लाइंट है। क्लाइंट का यहाँ पे ये हरगिज मतलब नहीं है कि कोई ऐसा बंदा जो कि आपकी शॉप पे आ रहा है और वो आपसे कोई चीज परचेस कर रहा है वो आपका क्लाइंट हो गया। वो क्लाइंट होता है, आई एग्री विद दैट, लेकिन वो दूसरी टर्म्स में क्लाइंट होता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में पीएचपी को अगर हम स्पेसिफिकली लें तो वहां पे क्लाइंट का बेसिकली मतलब होता है कि वो कंप्यूटर जो कि इस वक्त आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। ठीक है। तो क्लाइंट आपका वो कंप्यूटर है, या अगर मैं इसको और एक्यूरेट वे में आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो ये कि जिस गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या इन शॉर्ट ब्राउजर के अंदर आप वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, तो वो जो ब्राउजर है आपका, चाहे वो गूगल क्रोम हो, ओपेरा हो, फायरफॉक्स हो, वॉट एवर इट कैन बी, वो बेसिकली आपका क्लाइंट होता है। आप उस पे ब्राउजर को ओपन करते हैं, कोई ना कोई एड्रेस में यहाँ पे ऊपर आप वेबसाइट लिखते हैं, एंटर मारते हैं। तो ये बेसिकली एंटर मारने के बाद फिर आप वेबसाइट पे गए और वहाँ पे जो है लेट्स से कि एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है। आप चाहते हैं कि आप वो फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करें, या इन अदर वर्ड्स आप चाहते हैं आपका एक सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, और आप चाहते हैं कि आप एक नया स्टूडेंट उसके अंदर ऐड करें। तो नए स्टूडेंट को ऐड करने के लिए इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपके पास वहाँ पे फॉर्म आ रहा होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस फॉर्म के अंदर उसकी वैल्यूज फिल करेंगे एंड देन सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप अक्सर जो है वो फेसबुक वगैरह पे अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, अब उसी को ही ले लें, वो भी सेम चीज़ है। तो वहाँ पे आप अपना डेटा एंटर करते हैं। डेटा एंटर करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो सर्वर साइड लैंग्वेजेस का काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि आपने स्टेप वन में आपने ब्राउजर खोला और वहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद आपने जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ कि यहाँ से एक आपके ब्राउजर से जो है एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई। वो रिक्वेस्ट क्या है कि भाई ये जो मैं आपको डेटा भेज रहा हूँ इसको आप किसी न किसी डेटाबेस के अंदर सेव कर दें। अब यहाँ पे एक सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ और यहाँ पे वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या चीज़ होती है, बेसिकली डेटाबेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा एयरबेस। एयरबेस क्या होती है। एयरबेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे फाइटर जेट्स जो है वो आपके खड़े होते हैं, या आप कहते हैं ना कि आर्मी की बेस से, बेस मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वो चीजें जो जंग का सामान है वो पड़ा होता है। ठीक है, लेट्स से। तो सेम तरीके से डेटा बेस, ये इनको दो वर्ड्स में मैं ब्रेक कर रहा हूँ एक है डेटा, दूसरा है बेस। सो ऐसी जगह जहाँ पे आपका डेटा पड़ा होता है, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है। तो डेटाबेस कुछ भी नहीं होता, उनको हम डिटेल्स में जो है वो आगे वैसे भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली इसकी जो मीनिंग है वो समझ लें कि भाई डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका डेटा बेसिकली स्टोर होता है। ठीक हो गया। तो अब जो आपने स्टूडेंट का डेटा या फेसबुक पे आपने जो रजिस्टर किया वहां पे आपने जो अपना डेटा इंसर्ट किया और फिर सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, और वो रिक्वेस्ट जो है वो गई आपकी सर्वर पे। सर्वर पे जाने के बाद
वहां पे क्या है, प्रोग्राम कनेक्ट्स टू डेटाबेस एंड रिक्वेस्ट डेटा। मतलब कि वहां पे उसने क्या किया, उस डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर किया। स्टोर जब वो हो गया तो सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा, जवाब देगा कि हाँ भाई ये काम मैंने कर दिया है। तो वो जैसे ही उसको रिस्पॉन्स देगा तो आप देखते होंगे कि आपके पास जब आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो वहां पे सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा होता है। तो वो क्या है, वो रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा होता है बेसिकली कहाँ से, सर्वर से। और वो फिर आपको अपने क्लाइंट के ऊपर नजर आ रहा होता है, मतलब ब्राउजर के ऊपर नजर आ रहा होता है। सो अगर मैं इसको एक लाइन के अंदर शॉर्ट करने की कोशिश करूं तो वो ये कि आपने एक फॉर्म फिल किया, सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो रिक्वेस्ट जनरेट हुई, वो गई सर्वर पे, उसने सर्वर पे जाके कहीं ना कहीं डेटाबेस में उसको स्टोर किया। जब वो स्टोर हो गया या स्टोर अगर नहीं भी हुआ, दोनों केसेस में सर्वर आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स देने के बाद वो चीज आपके पास वापस आती है इन अ शेप ऑफ HTML और XHTML की फॉर्मेट में आपके पास आ रही होती है, और वो आपके डिस्प्ले पे आपको नजर आ रही होती है। तो ये था बेसिकली जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का एक प्रोसीजर, जिस तरीके से वो काम करती है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, सर्वर। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन होगी कि भाई ये सर्वर किस चीज का नाम है आखिर। सो सर्वर में कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपके पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर लिमिटेड एक्सेस है आपके पास। लेट्स से कि आप गए मार्केट में और आप 10,000 का एक कंप्यूटर लेके आए, तो आप आपका जो 10,000 वाला कंप्यूटर होगा उसमें जो रैम होगी, जो हार्ड ड्राइव होगी, वो लिमिटेड होगी। वो उसमें ज्यादा स्पेस वगैरह नहीं होगी, क्योंकि वो एक बंदे के लिए बेसिकली बना हुआ है। तो सेम तरीके से सर्वर भी ऐसा ही कोई कंप्यूटर होता है, लेकिन उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी हाई होती है। मतलब वो हजारों लोगों का डेटा अपने पास स्टोर कर सकता है। वहां पे हार्ड ड्राइव ज्यादा होती है, वहां पे रैम्स ज्यादा होती हैं। होता वही कंप्यूटर है, लेकिन बस वो थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन होता है। दैट्स वाई हम उसको जो है एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सर्वर। और दूसरा कि उस सर्वर पे जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडोज इस्तेमाल करें तो वहां पे हो सकता है कि लिनक्स चल रहा हो। और तीसरा इसमें जो डिफरेंस होता है आपके कंप्यूटर और सर्वर में, वो ये कि आप जब चाहे अपने कंप्यूटर को खोलें, जब चाहे आप अपने कंप्यूटर को बंद करें। लेकिन सर्वर के केस में आप सर्वर को आपने वंस स्टार्ट कर दिया तो अब आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि उस सर्वर के थ्रू काफी वेबसाइट्स चल रही होंगी। लेट्स से कि अगर आपकी लाइट चली गई और सर्वर बंद हो गया, तो जितनी भी वेबसाइट्स उस सर्वर पे पड़ी होंगी वो सारी की सारी वेबसाइट्स आपकी डाउन हो जाएंगी। डाउन हो जाने का मतलब है कि अब अगर आप उनको ओपन करेंगे तो वो वेबसाइट्स ओपन नहीं होंगी। और कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि उनकी वेबसाइट डाउन हो, इवन फॉर अ सेकेंड। दैट्स वाई वो अच्छी अच्छी कंपनी से जो है वो सर्वर्स परचेस करते हैं। और स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में मैंने आपको होस्टिंग के बारे में भी बताया था, तो ये बेसिकली होस्टिंग यहीं पे होती है जो कि सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ। आई होप कि इसको हमने काफी अच्छे से समझ लिया है। और अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कि PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर। एग्जैक्टली अभी हमने देखा रिक्वेस्ट भेज रहे थे और वो एग्जीक्यूट हो रही थी, फिर डेटा सेव हो रहा था, एंड देन हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा था। उसके बाद PHP सपोर्ट्स मैनी डेटाबेसेस। अभी मैंने आपको डेटाबेस के बारे में बताया कि कोई भी ऐसी जगह जहां पे डेटा स्टोर होता है, तो काफी कंपनीज ने अपनी अपनी डेटाबेसेस बना ली हैं। और PHP जो है काफी डिफरेंट कंपनीज की जो है डेटाबेसेस को बेसिकली सपोर्ट भी करता है। तो हम जो इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस इस्तेमाल करते हैं वो MySQL होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप Oracle भी इस्तेमाल कर सकते हैं, PostgreSQL भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ODBC भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो आपका दिल करे वो आप डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि PHP के साथ आप MySQL को ही इस्तेमाल करें। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। उसके बाद PHP इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो तरह के जो है सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं क्लोज्ड सोर्स, दूसरे होते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में ये होता है बेसिकली कि आपकी एक कम्युनिटी बनी हुई होती है, और वहां पे जो भी बंदा चाहे PHP में फर्दर अपग्रेडेशंस ला सकता है, उसमें नई नई चीजें जो है वो इजाद करके सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकता है, और रखते भी हैं लोग। ठीक है जी। PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। और हमेशा याद रखें, जब भी कोई लैंग्वेज वगैरह वो ओपन सोर्स अगर होगी तो वो फ्री ही होती है, क्योंकि ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ओपन फॉर ऑल, मतलब कोई भी आए फ्री में इस्तेमाल करे, उसके मजे ले, एंड देन अपने जो टास्क है वो अचीव करें।
सो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था पीएचपी का। अब यहाँ पे हमने बार बार सर्वर सर्वर जो है वो कहा है, तो जाहिर सी बात है आपका जो कंप्यूटर है वो तो लोकल मशीन है, वो क्लाइंट है। अब क्लाइंट पे तो आप अपने सर्वर की चीजें नहीं चला सकते ना, और ना ही आप जाके मार्केट में कोई लाखों रुपए का कोई सिस्टम लेके आएंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर आप अपनी पीएचपी की कोडिंग करेंगे। ऐसे तो नहीं होगा ना। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जैम्प। तो यूट्यूब पे आप आ जाएं और यहाँ पे आप लिखें हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल जैम्प, तो कोई भी यहाँ से एक वीडियो आप उठा लें और उसको देख लें, और ये सॉफ्टवेयर जो है जैम्प, इसको आप डाउनलोड कर लें अपने पास, और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर दें। और ये बेसिकली क्या है, सर्वर है। ये जो है सर्वर का काम करेगा आपकी लोकल मशीन्स पे। लोकल मशीन्स का मतलब ये है आपके कंप्यूटर्स पे। ठीक है जी। ये वंस आप इंस्टॉल कर देंगे तो उसके बाद हमें ये करना होता है कि हम इसको ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, सर्च में जैम्प लिखा मैंने, तो ये देखिए जैम्प कंट्रोल पैनल मेरे पास आ गया है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ओपन होना चाहिए। ओपन होने के बाद ये चीज, ये स्क्रीन आपके सामने नजर आएगी आपको वहां पे। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपाची एंड माई एसक्यूएल, इन दोनों को, ये बेसिकली इस शक्ल में होगा आपके पास। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपाची को भी आप स्टार्ट कर दें और माई एसक्यूएल को भी आप स्टार्ट कर दें। इनिशियली माइस्क्ल को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये आप प्रैक्टिस बना लें स्टार्टिंग से ही, क्योंकि थोड़े ही क्लासेस के बाद हम माइस्क्ल पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो आपकी प्रैक्टिस बनी हुई होगी तो आपको वहाँ पे कोई इश्यू नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आके आप जो है इन दोनों को स्टार्ट करें, और जब भी आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें, उसके बाद अगर आप उसको रीओपन कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर आपने कोडिंग करनी है पीएचपी की, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि जैम्प में आके अपाची एंड माइस्क्ल को आपने स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद इसको चेक करते हैं कि क्या ये स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो आप उसको चेक करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपने ब्राउजर के अंदर, चाहे वो गूगल क्रोम हो या ओपेरा कोई भी हो, वहां पे आप लिखें लोकल होस्ट। सिंपल लोकल होस्ट लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद अगर ये स्क्रीन आपके पास आ रही है तो आप फौरन से समझ जाएं कि आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर ये स्क्रीन आपके पास नहीं आ रही, दैट मीन्स कि कोई ना कोई इश्यू आ गया है आपके पास। तो अब एक काम करते हैं, मैं वापस जैम कंट्रोल पैनल को ओपन कर रहा हूँ और इन दोनों को स्टॉप कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके इसको मैं लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। एंटर किया मैंने। तो अब देखिएगा आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो इस तरह से आएगी जैसे कि आपके पास इंटरनेट नहीं चल रही। हालांकि इसका इंटरनेट से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इंटरनेट के बगैर आप अपनी यहाँ पे कोडिंग शोडिंग कर सकते हैं। इस एरर का मतलब ये है कि आपका जैम्प स्टार्ट नहीं है। तो आप फौरन से जैम्प पे जाएं, अपने अपाची एंड माइस्क्ल को आप जो है स्टार्ट कर दें। इसमें अपाची जो है वो सर्वर है और माइस्क्ल डेटाबेसेस के लिए इस्तेमाल होगा, या आप यूं बोल दें कि माइस्क्ल बेसिकली डेटाबेस है। इसको आप क्लोज कर दें और फिर लोकल होस्ट लिख के आप एंटर करें तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ कि आप अपनी जो HTML सॉरी पीएचपी की कोडिंग है वो आप कहाँ पे करेंगे। HTML के अंदर हमने डेस्कटॉप पे ही अपना जो है एक फोल्डर बनाया था वेब डेवलपमेंट का, और यहाँ पे ही हमने जो है अपनी वो सारे लेक्चर्स बना के रखे हुए थे। लेकिन पीएचपी के केस में आप ऐसे नहीं कर सकते। आप मतलब कि डेस्कटॉप पे अपना डेटा नहीं रख सकते। आपने एक स्पेसिफिक जगह पे जाके वहां पे अपनी फाइल्स रखनी होती हैं। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसको, वो हमारे सी ड्राइव में जाते हैं। तो आप क्या करें, माई कंप्यूटर ओपन करें एंड देन सी ड्राइव में आ जाएं, एंड देन आप जैम्प इंस्टॉल अगर आपने कर दिया है तो आपके पास ये जैम्प का फोल्डर यहाँ पे बना हुआ होगा। आप इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे htdocs के अंदर। ये जो पाथ है इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही होगा। htdocs के अंदर आप आएंगे और यहाँ पे आप एक फोल्डर बना लें। मेरे पास यहाँ पे काफी फोल्डर्स बने हुए हैं, ये मेरे बेसिकली प्रोजेक्ट्स के हैं। आपके पास इतने फोल्डर्स नहीं बने होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम आपने जैम को इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे आप एक फोल्डर बना लें। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, ठीक है। ये मैंने बना लिया है फोल्डर। अब इसके अंदर जो है मैं अपना एक और फोल्डर बना लेता हूं और उसको हम नाम देते हैं लेक्चर 1 का, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अपनी फर्स्ट पीएचपी की फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पे अगेन मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के लिए। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वेरी गुड, CMD, एंड देन यहाँ पे हम लिखते हैं कोड स्पेस फुल स्टॉप,
एंटर करेंगे तो आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा, जैसे HTML में होता था। अब यहाँ पे भी आप एक काम करें, एक जल्दी से एक फाइल बना लें। इसका मैं नाम दे रहा हूँ न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ lecture01.html। नहीं, अभी हम PHP पे काम कर रहे हैं तो HTML आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब PHP की जितनी भी फाइल्स होंगी उनकी जो एक्सटेंशन होगी वो आपकी होगी PHP। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एंटर किया मैंने, एंटर करने के बाद ये आपके पास जो है वो स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पे हम अपनी PHP की कोडिंग करेंगे। अब एक सेकंड के लिए हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें आपका जो फ़ोल्डर है, यहाँ पे गूगल क्रोम की जो है वो उसका जो है आइकन आपको नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसको ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर आप देखिए मैं इस पे जब डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा कोड ओपन हो रहा है, इसका आउटपुट मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। सो इस फाइल को अगर आपने एक्सेस करना है, मतलब गूगल क्रोम में चलाना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, गूगल क्रोम में जाएँगे और आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, और फिर htdocs के अंदर आपने जो जिस नाम से फ़ोल्डर बनाया था, वो वाला नाम लिखेंगे। हमारा मैंने जो नाम लिखा था वो लिखा था वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर रहा हूँ और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ताकि कोई भी मिस्टेक मैं यहाँ पे नहीं करूँ। तो यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दें। जैसे ही आप पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो ये इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। तो मेरी जो फाइल है वो किसके अंदर है, लेक्चर 1 वाले फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, लेक्चर 1 पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो lecture1.php की एक फाइल बनी हुई है। अब आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। सो ये अब आप जो भी वहाँ पे कोडिंग करेंगे तो वो यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट होगी। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, सेव किया मैंने और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए आउटपुट परफेक्टली आ रहा है। हालांकि ये आउटपुट जो आपके पास आ रहा है ये PHP की मदद से नहीं आ रहा है, ये HTML की मदद से आ रहा है। और HTML की मदद से क्यों आ रहा है ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए मेन पॉइंट ये है कि आउटपुट आपका अब नजर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। अब बाकायदगी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी PHP की कोडिंग। सो ये जो अभी मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया है, तो इस प्रोसीजर को आप 2 3 4 दफ़ा जो है वो लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में हर दफ़ा आपने ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे PHP की कोडिंग जब भी आपने स्टार्ट करनी होती है तो HTML में हम क्या करते थे, हम टैग्स लगा रहे होते थे। अब PHP के अंदर टैग्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये एक अलग लैंग्वेज है। तो यहाँ यहाँ से आपकी जो है एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है। और ये इसको PHP को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, क्योंकि इसमें एरर्स वगैरह सारी चीज़ें आपकी आ रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर PHP का कोड स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेस देन लगाएंगे एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन PHP आप लिखेंगे एंड देन इसको क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन। तो देखिए कितना सिंपल सा सिंटेक्स है हमारे PHP का। यहाँ पे मैंने PHP को ओपन किया और यहाँ पे मैंने PHP को क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं अब करता हूँ जो भी लिखूंगा तो वो मेरा एज अ PHP कंसीडर होगा। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे आप देखें रेड लाइन आ रही है, जबकि आप जब आप HTML पे काम कर रहे थे तो यहाँ पे कभी भी रेड लाइन आपके पास नहीं आ रही थी। और ये रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि PHP जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये PHP परेशान हो गई है कि इस बंदे ने ये आखिर यहाँ पे क्या लिखा है। लेट्स इसको मैं सेव करता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ गया है, एरर आ गया है। क्या कह रहा है, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट AKJ so on and on assumed this will throw an error in future version of PHP in this line। फ्यूचर की तो बात बाद में है, लेकिन ये हमें अभी ही एरर दिखा रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे कोई भी माइनर भी मिस्टेक करेंगे PHP के अंदर तो वो यूँ समझिए कि मसला एक कश्मीर बन जाता है हमारे लिए। तो आपने छोटी छोटी चीज़ों का भी बड़े ध्यान से ख्याल रखना होता है। ठीक है जी। तो अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी स्क्रीन पे दिखाना है, लेट्स से कि मुझे दिखाना है वेलकम टू पाकिस्तान, तो वो कैसे दिखाएं हम, क्या मैं ऐसे ही लिख दूं वेलकम टू दी पाकिस्तान। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो देखिए अगेन मुझे रेड लाइन दे रहा है। तो यहाँ पे आखिर क्या कर सकते हैं हम जिससे ये हमारा काम हो।
तो जो भी काम आपने पीएचपी के अंदर करना है उसमें आपने प्रॉपर पीएचपी के सिंटैक्स को फॉलो करना है, अदरवाइज आपके पास एरर्स आएंगे। सो पीएचपी के थ्रू अगर आपने अपने ब्राउजर में कोई भी चीज डिस्प्ले करनी होती है तो उसके लिए जो तरीका होता है, हम सिंपली लिखते हैं इको एंड देन सिंगल कोटेशंस के अंदर या डबल कोटेशंस के अंदर हम लोग अपना टेक्स्ट लिखते हैं। मतलब जैसे मैंने लिखा वेलकम टू दी पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव कर दूं तो सेव करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना होगा, चले यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करा, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए वेलकम टू दी पाकिस्तान परफेक्टली आ रहा है। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि नीचे मैं लिखूं हेलो वर्ल्ड, इस जगह पे मतलब कि इस लाइन से नीचे मैं लिखना चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इको, और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। और अब अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो देखें इस लाइन के ऊपर आपका आ गया एरर। एरर क्यों आया है? एरर जबकि मैंने लिखा ऊपर वाली लाइन की तरह ही मैंने बिल्कुल डिट्टो कॉपी नीचे लिखी है, सिर्फ ये टेक्स्ट चेंज किया, ये हम चेंज कर सकते हैं। तो एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है कि एचटीएमएल सॉरी पीएचपी के अंदर आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं स्टेटमेंट्स। वैसे तो इसके अंदर जो है वो आपके ब्लॉक्स वगैरह काफी चीजें होती हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि ये एक स्टेटमेंट है और ये एक दूसरी स्टेटमेंट है। तो हर स्टेटमेंट के आखिर में, जैसे आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, माय नेम इज दिस, तो आप क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके में अगर आप पीएचपी में कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसके आखिर में यहाँ पे सेमीकोलन आता है। तो यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाना है। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो देखें नीचे वाली लाइन से जो रेड लाइन आ रही थी वो आपकी हट गई है, और सेम तरीके से आप यहाँ पे भी अपना सेमीकोलन लगा दें। मतलब हर स्टेटमेंट के अंदर आपने सेमीकोलन लगाने होते हैं। और दूसरी चीज आपने यहाँ पे नोट की होगी कि सिर्फ सेमीकोलन नहीं लगाने की वजह से मेरे पास एरर आ रहा है। दैट मीन्स कि अब हम बुरे तरीके से फंस गए हैं। बिल्कुल, अभी आप बुरे तरीके से फंस चुके हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर माइनर मिस्टेक भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो इन चीजों का आपने बहुत ध्यान से ख्याल रखना होता है। अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें तो देखें परफेक्टली आ रहा है वेलकम टू दी पाकिस्तान एंड हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये हेलो वर्ल्ड जो है मेरा आ जाए नेक्स्ट लाइन पे, तो कैसे करें? एचटीएमएल के अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पे हम लिख देते थे बी आर। अब तो मैं यहाँ पे बी आर भी नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मुझे स्क्रीन पे ब्राउजर में कोई भी चीज अगर दिखानी है या कोई भी इफेक्ट लाना है तो वो मुझे इको के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बी आर इस तरह से अगर मैं लिखूंगा तो अगेन मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे लाइन ब्रेक करनी ही है तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इको और फिर इसको आप सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर इस तरह से आप लिख के फिर सेमीकोलन दे दें, तो फिर ये आपका परफेक्टली काम करेगा। यहाँ पे हमने एक नई चीज सीखी अनजाने में, वो पता है क्या? कि अगर आपने HTML की टैग्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो अगर आपने PHP के अंदर इस्तेमाल करनी है तो वो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने कि हमने PHP के अंदर HTML को इंटीग्रेट किया और आपको पता भी नहीं चला। सेम तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू दी पाकिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो है हेडिंग 1 के अंदर आ जाए। सो हेडिंग 1 के अंदर अगर हमें ये लिखना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग में डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया H1 एंड आखिर में जहाँ पे पाकिस्तान खत्म हो रहा है यहाँ पे मैंने कर दिया H2 सॉरी H1 को क्लोज। ठीक है, इस तरह से ही करते थे ना आप HTML के अंदर, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसको आप इको के अंदर कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको मैंने सेव किया यहाँ पे और यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें बूम, परफेक्टली आपका जो है वेलकम टू दी पाकिस्तान आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आपने HTML को इंटीग्रेट करना है PHP के अंदर तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे ये जो तरीका मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, लेकिन जैसे कि आप बिगनर्स हैं अभी इस लेवल पे तो इसको अभी हम रहने देते हैं, ऐसे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो अभी हमने यहाँ तक क्या समझा है कि भाई किस तरह से हम विजुअल स्टूडियो कोड, PHP क्या है, सर्वर साइड क्या होती है, उसके अलावा जो है कैसे हम जैम को स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देन कैसे कहाँ पे हम अपनी PHP की फाइल्स को रखेंगे और फिर कैसे हम अपना फर्स्ट PHP प्रोग्राम बनाएंगे और फिर कैसे उसके अंदर हम अपनी HTML को इंटीग्रेट करेंगे। सो इतनी सारी चीजें अभी हमने मजाक मजाक में कवर कर ली है। सो यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी चलना है क्योंकि काफी लंबा चौड़ा कोर्स है हमारा।
आपको तो ये बेनिफिट है, आप आधी आधी करके देख सकते हैं वीडियोस, लेकिन मुझे ये जल्द अज जल्द फाइनलाइज करवाना है। दैट्स वाई थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आगे अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको बताया था HTML के अंदर कि HTML के अंदर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, जबकि PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके अंदर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म परफेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, लेट्स से मुझे करना है 2 + 2 और मैं देखना चाह रहा हूँ कि 2 + 2 कितने होते हैं। तो ये देखने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल लिखेंगे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 एंड सेमीकोलन, और यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए परफेक्टली मेरे पास 4 आ रहा है। अब काफी लोगों को ये सवाल यहाँ पे लाजमी आ रहा होगा कि भाई जब थोड़ी देर पहले हम वहां पे लिख रहे थे वेलकम टू दी पाकिस्तान, तो उसको मैं डबल कोटेशन के अंदर लिख रहा था, और अब 2 + 2 जब मैं कर रहा हूँ तो इसको मैं बगैर डबल कोटेशन के कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं, इसको डबल कोटेशन में करके देख लेते हैं ताकि आपकी जो ये कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। तो इसको मैंने डबल कोटेशन के अंदर रख दिया है, और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा गौर से समझिएगा। अगर आपने अपनी PHP के अंदर ABCD वगैरह कुछ भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, तो उसको आप हमेशा डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? या आप इसको सिंगल कोटेशन के अंदर रखेंगे। ठीक है। सो अगर आपने अल्फाबेट्स दिखाने हैं या कोई भी चीज आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं PHP के थ्रू ब्राउजर के अंदर, तो वो आपकी हमेशा इको के साथ सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर आप उसको रखेंगे। फिर चाहे वो अगर HTML भी है तो उसको भी आप इको में सिंगल या डबल कोटेशंस के अंदर रखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? सो मतलब टेक्स्ट को हम सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे, और टेक्निकल टर्म्स में हम टेक्स्ट को कहते हैं स्ट्रिंग। ये नाम याद रख लें, ये आगे चल के हम इसको इस नाम को काफी जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। सो जब भी आपके पास वर्ड स्ट्रिंग आ जाए आप फौरन समझ जाएं अल्फाबेट्स, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब अल्फाबेट्स, आप समझ जाएं ABCD सो ऑन एंड ऑन। जब भी आप अपने इसके अंदर PHP के अंदर कोई कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करना चाह रहे हैं नंबर्स के ऊपर, तो वो कभी भी डबल या सिंगल कोटेशंस के अंदर नहीं आएंगे। सो इन शॉर्ट, नंबर्स आपके विदाउट सिंगल और डबल कोटेशन होंगे, जबकि अल्फाबेट्स आपके विद इन डबल कोटेशन और विद इन सिंगल कोटेशन होंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? सो फिलहाल इन दोनों को ही हम रखते हैं, और नंबर्स को बेसिकली हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ये जो है आपके फ्लोट्स भी हो सकते हैं। इंटीजर वो वर्ड्स होते हैं जिसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं होती, पॉइंट नहीं आते, जैसे फॉर एग्जांपल 5 हो गया, या 5000 हो गया, या 10,000 हो गया, ये सारे क्या इंटीजर्स हैं। अगर मैं 10,000 के बाद यहाँ पे 0.5 दे दूं, तो अब ये इंटीजर नहीं रहा, ये अब फ्लोट कहलाएगा आपका। ठीक है जी, ये थी सिंपल सी हमारी जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजें। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स से कि मुझे परसेंटेज निकालनी है। सो परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका जो है होता है। लेट्स से कि आपने फर्स्ट इंटर के एग्जाम्स दिए हैं और आप चाहते हैं कि आप देखना चाह रहे हैं PHP के थ्रू कि आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एको लेट्स से कि आपके जो है मार्क्स आ गए हैं मैट्रिक के अंदर 664 डिवाइड बाय 850, क्योंकि आपने लेट्स से 664 मार्क्स लिए हैं और टोटल जो मार्क्स थे वो थे 850, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। और यहाँ पे आप देखें डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे स्लैश का जो है सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं एस्ट्रिक्स दे रहा हूँ। ठीक है, और ये एस्ट्रिक्स देने के लिए आप शिफ्ट को पकड़ के ऊपर जो 1 2 3 लिखी हुई है वहां पे आप 8 को प्रेस करेंगे, और स्लैश देने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्लैश आपके पास आ जाएगी। तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए 78.117 आपकी जो है वो परसेंटेज परफेक्टली जनरेट होके आ चुकी है। लेट्स से हमने इस नंबर को 700 कर दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए परफेक्टली 82.35 जो है आपके पास परसेंटेज आ चुकी है।
ओके, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं लिखूं माय परसेंटेज, माय मैट्रिक परसेंटेज इज, और फिर ये वैल्यू आ जाए। अब ये चीज अगर मुझे लिखनी है तो वो हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस चीज को लिखने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने किया एको, और यहाँ पे मैंने लिखा माय मैट्रिक परसेंटेज इज, एंड देन सेमीकोलन। ये मैंने ऐसे ही दिया है ताकि वो वहां पे नजर आए। और फिर नीचे क्या हो रहा है, इसकी इसकी जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है। सो अब अगर हम इसको सेव करके यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके देखें, तो अब आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, माय मैट्रिक परसेंटेज इज 82.35। और अब मैं चाहता हूँ, मेरे चाहने से पहले एक और चीज करते हैं कि यहाँ पे देखें, ये काम मैं एक लाइन के अंदर बेसिकली कर सकता था, तो मैंने दो लाइंस क्यों लिखी हैं? यहाँ पे एक और रूल आप याद रखें कि अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कि नंबर ऑफ लाइंस कम से कम लिखे और उसका आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। और इस चीज का एहसास आपको आगे चल के होने वाला है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने दो अलग अलग लाइंस लिखी हैं, इन दोनों को मैं एक ही लाइन के अंदर लिखूं। तो इस चीज को एक लाइन में लिखने के लिए हम कैसे करेंगे इसको? हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन की का जो मतलब है वो सिंपल लफ्जों में होता है मिलाना या जोड़ना। ठीक है, किसी भी दो चीजों को आपस में मिलाना या उनको जोड़ने को हम बेसिकली कॉन्केटिनेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मुझे कॉन्केटिनेशन, और कॉन्केटिनेशन का जो ऑपरेटर पीएचपी के अंदर होता है वो होता है डॉट। ये जो फुल फुल स्टॉप आपका होता है ये बेसिकली कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है इको माय परसेंटेज इज, और यहाँ पे मैं कॉलन दे रहा हूँ ताकि वहां पे ये थोड़ा सा खूबसूरत नजर आए। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मुझे परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना है। और आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि नंबर्स को आप कभी भी सिंगल या डबल कोटेशंस के अंदर नहीं लिख सकते। तो वो आपने इस डबल कोटेशन के बाहर लिखना होगा, यहाँ पे सेमीकोलन के अंदर और इसके बाहर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से 700 मल्टीप्लाई बाय 850, सॉरी 700 मल्टीप्लाई 850 एंड देन 700 डिवाइड बाय 850 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। सो अब अगर हम इसको सेव करें तो देखिए मेरे पास एरर आ रहा है। एरर आ रहा है वो किस लिए? क्योंकि इको के बाद यहाँ पे फौरन आपका आना चाहिए था सेमीकोलन, जबकि यहाँ पे आपने फौरन सेमीकोलन नहीं है दिया। आपने क्या कर दिया है, एक दूसरी स्टेटमेंट जिसमें कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है आपने वो लिख दी है। अब अगर आपको इन दोनों को मिलाना ही है तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का। तो यहाँ पे आपने हमेशा बीच में क्या देना होगा, डॉट देना होगा। कि अब ये जाके आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा और अब ये आपको कैलकुलेशन परफेक्टली कैलकुलेट करके देगा। सो अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें तो देखिए माय परसेंटेज इज 82.35 परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए परफेक्टली कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। लेकिन एक और चीज का आप ख्याल रखा करें कि जब भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें और अगर आप उसको इको के अंदर कर रहे हैं तो उसको आप, और कॉन्केटिनेशन भी अगर आप लगा रहे हैं तो इनको आप ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया करें ताकि कोई भी माइनर या मेजर इश्यू आपके पास नहीं आए। हालांकि अभी भी मसला नहीं आया, लेकिन कभी ना कभी मसला आ सकता है। दैट्स वाई ये प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर होती है। अब फाइनली मैं चाहता हूं कि 7 1 के बाद यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल भी आना चाहिए। मतलब ये आना चाहिए, ये परसेंटेज की साइन भी आनी चाहिए। तो देखें अगेन मैंने जब परसेंटेज की साइन दी तो ये भी एक टेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग ही है। तो इसको मुझे डबल कोटेशन के अंदर लिखना होगा। अब अगर मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर रख रहा हूँ फिर भी देखिए मेरे पास एरर आ रहा है। और वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक अलग स्टेटमेंट थी, ये एक अलग स्टेटमेंट है यहाँ तक, और ये अब आप थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं। तो जब भी आप कोई दो या तीन स्टेटमेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो आप कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। अब इन दोनों के बीच में आप अगेन क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। इसको आपने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो देखिए ये परसेंटेज का सिंबल भी यहाँ पे परफेक्टली आ चुका है। सो आई होप कि यहाँ पे जो हमने बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म की है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं, और जो है नेक्स्ट प्रीमियर जब तक हो हमारा तब तक आप जो है इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि
आगे वाले लेक्चर्स में आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह फेस नहीं करनी पड़े। और इसको मैं अभी इसलिए पॉज़ कर रहा हूँ ताकि जो है वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए और आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो। दैट्स व्हाई इसको मैं यहाँ पे पॉज़ कर रहा हूँ। सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।